सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं पाठ क्रमांक 5 कक्षा 10वीं का यह पाठ है। तो इसमें हम अनोखे राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी ने हमें बता दिया है कि हमारे अनोखे राष्ट्रपति कौन हैं और कैसे थे। राष्ट्रपति होने के बावजूद वह कौन से गुणों के साथ लोगों के साथ रहते थे, यह आप तो जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपने इतिहास में भी बहुत मालूमात पढ़ी लिखी है। तो चलो हम पाठ में देखते हैं अनोखे राष्ट्रपति महादेवी वर्मा। पन्ना नंबर है 16। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितना भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुंथी है, यह बताना कठिन है। मैं प्रयोग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। प्यारे बच्चे, यहाँ बता दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी का पहले कैसा मिलना हो गया, कैसी भेंट हो गई। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी बताते हैं कि मैं प्रयाग इलाका है, बीए की विद्यार्थी थी। शीतावकाश में भागलपुर जा रही थी, पटना में भाई को मिलने के लिए। तो वहाँ के स्टेशन पर जो प्रसंग था वह उन्होंने यहाँ बता दिया है। प्रतीक्षा करना, राह देखना। स्टेशन की एक और 3 पैरों वाले बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे। वहाँ स्टेशन पर, रेल स्टेशन पर वहाँ बैठे हुए एक देहाती लोगों के साथ स्टेशन पर बैठे हुए जो आदमी थे, वह थोड़ी उनकी वेशभूषा, इसका मतलब है उनके कपड़े वस्त्र जो परिधान किए थे वह एक सज्जन लग रहे थे। देखिए, सज्जन जो विराजमान थे वहाँ बैठे थे। उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। हल्की सी नज़र मेरी उनके ऊपर जाकर वापस आई, लेकिन फौरन यह महसूस हुआ कि यह कोई तो अलग लग रहे हैं। वास्तव में भाई से यह जानने की उपरांत की उप सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आ गया। राजेंद्र बाबू जी ही है, यह मुझे बराबर पक्का याद आ गया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति का मतलब पूरा शरीर का जो रूप है वही स्मृति में अंकित हो गई थी, याद आ गया था, स्मृति आठवण याद। उसमें इतने वर्षों में न कोई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। जब भी मैंने पहली बार देखा था वैसे ही आज वह है, दिख रहे हैं। सत्य में से जो कुछ घटना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। प्यारे बच्चे, यहाँ जो बता दिया है, कितने दिनों के बाद कुछ ऐसे लोग रहते हैं, ना शरीर से मोटे होते हैं ना बूढ़े होते हैं, पहले जैसे दिखते थे वैसे ही दिखते रहते हैं। इसका मतलब यही है कि उनका खाना पीना, एक्सरसाइज करना, वह बहुत मेहनत से अपना शरीर कमाते हैं। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी का वर्णन उन्होंने
किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे टिक करके रखना जरूरी है। काले घने काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, 1, 2 है चौड़ा मुख, 3 है माथा, घनी भ्रुकुटियाँ के नीचे बड़ी आंखें। यह एक एक को आप अंकित कर दीजिए। मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुंडी, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसे मूछे जो ऊपर के ओठों को ही नहीं ढक लेती थी। नीचे के ओठ पर भी अरोमिल आवरण डाले हुए थे। हाथ, पैर, शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। मैंने बच्चे, कुछ लोगों के हाथ की उंगलियां बहुत लंबी होती है, कुछ लोगों के कान लंबे होते हैं, कुछ लोगों के हाथ और पैर लंबे होते हैं। ऐसी कुछ तो अलग खासियत रहती है। ईश्वर हर एक को कोई न कोई ऐसी एक क्या करते हैं, खासियत देते ही हैं। वैसे यहाँ बाबूजी की अलग खासियत यहाँ बता दी है। उनका वर्णन कितना गौर से, ध्यान से, बारीकाई से यहाँ लेखिका ने किया है, यह आपको समझ में आया होगा। यह पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती है। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली, यानी धोती उन्होंने पहनी थी, एक पैर के ऊपर थी और दूसरे पैर की नीचे थी। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। देखिए, कितने भी आदमी बड़े होने के बावजूद ये छोटी छोटी बातें रह जाती है। इनके कोट का बटन टूटा था और घुटने के नीचे बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। देखिए, आपके दिमाग में क्या सोच आती है कि वो लोग इतने बड़े बड़े हैं, किसी के पास आने जाने के लिए गाड़ियाँ हैं, पैसा है, धन है, बहुत बंगला है, ये है वो है, 20,000 40,000 का फोन है ना, पढ़ाई करने के लिए। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे, आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक, अपना किताब चाहिए। वो किताब के अलावा कुछ नहीं पढ़ने के लिए। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। बात समझ में आ गई? ये जो टेक्स्ट बुक है, यह किताब जो है अपनी पढ़ने लिखने की, यही बार बार पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, तो पढ़ाई अच्छी होती है। धनवान के बच्चे नहीं पढ़ पाते, गरीबों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। यह आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगी। जो गरीबी से ऊपर गए हैं, बड़े हुए हैं, वही असली हीरे होते हैं। बात समझ में आ गई? तो आज बाबूजी एक राष्ट्रपति होने के नाते उनका पहनाव कैसा है, यह यहाँ लेखिका ने बता दिया है। हम खाली अपने माता पिताजी को सताते हैं, लेकिन यहाँ लेखिका ने बता दिया है कि हालात कौन सा है ये देखो मत, अपना फर्ज क्या है, मुझे क्या करना है, उसके ऊपर 100% देकर, 100% देकर ध्यान देना जरूरी है। अपना ध्येय, अपना एम पूरा करना जरूरी है। मेरे पास क्या कमियां है वह नहीं देखना चाहिए, उससे रास्ता निकलना, ढूंढना हमें चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, न रूप का,
जूते कैसे हैं यह मिट्टी के वजह से समझ में नहीं आते थे। मिट्टी के कारण वह जूते खराब हुए थे। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उन्होंने पहनी हुई गांधी टोपी कैसी थी देखिए, उसकी आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। बात समझ में आ गई? माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई टोपी, यानी टोपी भी उन्होंने ठीक तरह से नहीं पहनी थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। मैं आपको एक सीधा उदाहरण, सिंपल उदाहरण बताती। आपको स्कूल में रोजाना आने का है और स्कूल का पहला दिन है और आप स्कूल में आ रहे हैं, तो आपकी हालत क्या होती है? कहाँ टिफिन, कहाँ पानी की बोतल, कहाँ दफ्तर, कहाँ पेन, कहाँ स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म, यह कहाँ है यह अपने को समझ में नहीं आता। और समय तो हुआ है स्कूल जाने का, बस आने का, तो आप कितनी भागदौड़ करते हैं और कुछ न कुछ भूल जाते हैं। अपने शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगा कर भागते हैं। एक जूता अपना रहता है, एक जूता दूसरे भाई का बहन का रहता है और वैसे ही भागते भागते आते हैं। इस तरह से वो हड़बड़ी में गड़बड़ी में यह घर से निकले हैं ऐसा लगता था। अतः जो जहाँ स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में लटक रहा गया है। बटन लगाने का छूट गया है, कोट का बटन टूटा है, मोजे, पैर में जो मोजे पहने हैं वह फटे हुए, उससे अंगूठे बाहर आ गए हैं और जूते तो इतने मिट्टी से भरे हैं कि उसका रंग भी पहचानने में आता नहीं है। और वैसे ही भागदौड़ में धोती का तो हालत देखिए, टोपी की हालत देखिए अपने क्या है। ऐसी हड़बड़ी में वो बाहर निकले हैं और यहाँ आके बैठे हैं, लेकिन उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। उनकी मुखाकृति, मुखाकृति का मतलब चेहरा, देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। उनका चेहरा देखने के बाद लेखिका कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इनको कहीं तो देख लिया है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया होगा, लेकिन बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। बहुत बार याद किया, उनके ऊपर देख लिया तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। प्यारे बच्चे, यहाँ हमें यह कहना है कि वह जो बैठे थे वह सामान्य लोगों में बैठे थे और सामान्य लोगों में बैठने के बाद यह ऐसा लग रहा था कि वो एक सामान्य आदमी है। वह एक सामान्य आदमी की तरह ही सामान्य लोगों में बैठे थे। मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं कोई तो अलग हूँ, ऐसा भाव उनके दिल में नहीं था। आकृति तथा वेशभूषा के समान वे ही अपने स्वभाव और रहन सहन के सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का मतलब है किसान का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, उनकी प्रतिभा, उनका जो प्रतिभा का मतलब है उन्होंने जो नाम कमाया था, उनकी जो बुद्धि थी, प्रतिमा थी, वह एक विशिष्ट प्रकार से बनाई हुई थी। उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता, ये पूरे उनके गुण है। देखिए, व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो जाता था। सचिव और उनके साथी, साथ में रहने वाली, अंडरलाइन कीजिए, भाई चक्रधर जी का, उनको सहजता से याद आ गए। जब मौजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती तब जूते के तले पैर
के तलवे के गवाक्ष बनाने लगते हैं। गवाक्ष का मतलब आपको मालूम होगा, झरो, खिड़की। यह खिड़की के जैसे जूते बीच में चल चलकर फट गए थे। यह पूरा भाग पैर का फटा हुआ था। तो प्यारे बच्चे आगे देखिए, उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई साथीदार जब मौजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनाने लगते हैं, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खुद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता है, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य का स्वामी सेवक तक नहीं देखे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया है। यहाँ तक हम देखते हैं। यह हो गया भाग 1। अभी हम देखते हैं भाग 2 में क्या आगे का बचा हुआ भाग।